तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपका अपना यह प्यारा सा यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही था कि आज से बायोलॉजी का तीसरा नंबर चैप्टर प्यारे बच्चों हम शुरू करने वाले हैं। बायोलॉजी का तीसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है परिवहन, अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। आपके शरीर में जितने भी खून हैं, खून में जितने भी प्रकार हैं, आपके शरीर का जो हृदय है जिसको आप लोग बोलते हैं दिल, तो इस दिल के बारे में भी ना हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, खून के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यह चैप्टर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ना ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ज्यादातर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं, यह आप लोगों को 100% याद रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर जब दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है तो एकदम दीर्घ तरीके से हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से भौकाल मचाते हैं और इस चैप्टर को ना हम शुरू करते हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे तैयार हो जाइए, और जो बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं जल्दी से सारे के पास भेज दीजिए। जल्दी से अपने सभी दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी सारे ग्रुप हैं, जितने भी सारे आपके दोस्त हैं, सभी के पास जल्दी से क्लास के लिंक को शेयर करिए और बोल दीजिए कि सारे लोग जुड़ जाओ, बायोलॉजी पर पुनः हम लोग वापस आ चुके हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में हम लोग आज परिवहन चैप्टर को पढ़ेंगे, एकदम बेसिक चैप्टर को पढ़ेंगे। बेसिक क्लास आज होगा इस परिवहन चैप्टर का, और मुश्किल से 3 क्लास में या 4 क्लास में ना आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हम करेंगे। तो चलिए भाई, सारे बच्चे तैयार हो जाइए एकदम इस चीज को पढ़ने के लिए। और हाँ, साथ में हम ये भी कहेंगे कि जो बच्चे अभी तक स्टॉपर बैच का हिस्सा नहीं बने हैं, जो बच्चे अभी तक स्टॉपर बैच का हिस्सा नहीं बने हैं, तो फिर इंतजार मत करिए, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है ना। इंतजार मत करिए, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ इतना मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इस बैच में ज्वाइन होइए, और ज्वाइन ही नहीं बल्कि जितने भी सारे पीडीएफ इस बैच में अपलोड किए गए हैं, सारे पीडीएफ को प्रिंट करवाइए और उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे फोन करके पूछते हैं कि सर आपके पीडीएफ से पढ़े या फिर टॉपर के हैंड नोट्स से पढ़े। हम गारंटी देते हैं प्यारे बच्चों, हमारे नोट्स से पढ़िए, आपको ज्यादा बेहतरीन फायदा होगा। लेकिन लिखने का प्रयास उतना ही ज्यादा करिएगा, क्योंकि लिखने का प्रयास नहीं करेंगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। लिखने का प्रयास अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर सारे बच्चे ना तैयार हो जाइए, इस बैच में ज्वाइन हो जाइए। सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ज्वाइन होने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8114532021 या 9263991125, दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग आराम से ज्वाइन हो सकते हैं, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब चलिए आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन डाल देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का ये कथन है प्यारे बच्चों, जो कि हमारे देश के क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो इनका कथन है कि पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। ठीक है ना। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता ही नहीं है। पेड़ को आप पूरा काट दीजिए, बस उसमें अगर एक पत्ता भी लगा हुआ है तो वो पेड़ फिर से जीवित हो जाएगा। ठीक है ना। आप पेड़ के हर एक डाली को काट दे, बस एक डाली को छोड़ दीजिए ना, वो फिर से नया डाली खड़ा कर लेता है, वो फिर से ढेर सारा डाली अपने आप बना लेता है। तो इसलिए पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने जो कर्म होता है उससे नहीं, बल्कि अपनी छोटी और गलती व्यवहार से हमेशा हारता है। आप लोग कर्म करते हैं, कर्म अच्छा भी होता है, कर्म खराब भी होता है। जो कर्म खराब करेंगे, कोई नहीं तो भगवान उसका देखने वाला है। दुनिया में अगर कोई आदमी आपको लग रहा है कि नहीं देख रहा है तो कोई बात नहीं, उसका फल जरूर मिलेगा, भगवान देखने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म की चिंता करो, फल की चिंता ना करो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करत ही तसही फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है ना, उसको वैसा ही फल मिलता है। तो वैसे ही आप लोग अच्छा कर्म करिए, खराब कर्म करने वाले को भगवान देख रहा है। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से तैयार हो जाइए। आज का क्लास एकदम जबरदस्त तरीके से हम शुरू करेंगे। परिवहन के बारे में ना थोड़ा सा बता देते हैं, और इस व्यक्ति के बारे में जितना चर्चा किया जाए कम है, क्योंकि ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, मिसाइल मैन हैं,
और पता नहीं इनके बारे में क्या क्या हम बोले। अगर हमारे देश में आज परमाणु बम है, अगर हमारा देश भी परमाणु शक्ति से लैस है, तो ये इनका देन है, एपीजे अब्दुल कलाम का देन है, ठीक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम का ही देन है कि आज प्यारे बच्चों हमारे देश में परमाणु शक्ति है, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये भी तो एक मुस्लिम थे, हम ही तो इनका गुणगान कर रहे हैं ना। तो लोग, धर्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है, ठीक है ना। धर्म से कोई नहीं महान होता है, सब लोग अपने कर्म से ही महान होता है, ठीक है ना। हाँ चलिए सारे बच्चे भाई कनेक्ट हो जाइए, और अगर कनेक्ट हो गए हैं तो चलिए पढ़ लेते हैं परिवहन। परिवहन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऐसे तो आप लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी तक तो यही सुने होंगे कि अगर हम लोग गाड़ी से कहीं एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। जैसे हम अभी पटना में हैं और पटना से अगर दिल्ली चले गए तो कहेंगे कि पटना से दिल्ली तक का हमारा ट्रांसपोर्ट हुआ, होता है ना। लेकिन यहां पर जो ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो कोई गाड़ी का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बल्कि रक्त का ट्रांसपोर्ट होगा। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है वो भी ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी परिवहन करता है। आपको पता है ना कि हमारे फेफड़ा में, हमारे हृदय में रक्त बनता है, ठीक है ना। हमारे हृदय में रक्त छाना जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो हमारे पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है वो हमारे हृदय तक आता है। हृदय क्या करता है, उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है और शुद्ध करके पुनः उसको पूरे शरीर में भेज देता है। तो बताइए, खून का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ क्या? पूरे शरीर से हृदय में आया, हृदय से फिर पूरे शरीर में गया, तो खून का ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो आज हम लोग उसी ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसी परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सारे बच्चे तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला तो सवाल यही उठता है ना कि परिवहन क्या है। और परिवहन चैप्टर जैसा ही खत्म होगा हम उत्सर्जन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उत्सर्जन, ठीक है ना। और उत्सर्जन चैप्टर जब स्टार्ट कर देंगे तब समझिए कि आपका जैव प्रक्रम का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए परिवहन के बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको बताते हैं कि परिवहन एक्चुअल में होता क्या है। परिवहन प्यारे बच्चों उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकाल करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। आपको पता है कि हमारे शरीर के हर एक भाग में कोशिका है, पता है कि नहीं है? पता है ना, हमारे शरीर के हर एक भाग में कोशिका है। और कोशिका में ही क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, वहीं से हम लोग को एनर्जी मिलता है। जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, उसको हेमोग्लोबिन, जो खून में मिला हुआ रहता है हेमोग्लोबिन, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है, वो वह ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिल करके हमारे पूरे कोशिका तक पहुंचता है। और कोशिका क्या करता है? कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है वह ग्लूकोज टूटता है जब ऑक्सीजन से मिलता है तब, और तब जाकर के हम लोगों को एनर्जी मिलता है, और तब जाकर हम लोग बोल पाते हैं, चल पाते हैं, हाथ इधर उधर कोई काम धंधा कर पाते हैं। तो वो सब कुछ होता है प्यारे बच्चों एनर्जी के कारण, ठीक है ना। तो परिवहन क्या है असली तो ये समझना है ना। तो ध्यान रखिए, उपयोगी पदार्थ यानी कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। उपयोगी पदार्थ कहने का मतलब जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, समझ गए ना। तो वैसे उपयोगी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, उनके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, ठीक है ना। जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है उसको हमारी कोशिका तक पहुंचाना, और जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है, जो हमारे शरीर के लिए कारगर नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए बढ़िया नहीं है, उसको या फिर हानिकारक पदार्थ को प्रत्येक कोशिका से निकालना, और निकाल करके गंतव्य स्थान तक यानी कि जिससे के सहारे हम उसको क्या कर सके? अपने शरीर से बाहर कर सके। तो अपने गंतव्य स्थान तक लाने का, पहुंचाने का जो क्रिया है उसी को तो परिवहन कहा जाता है, समझ गए ना। उसी को परिवहन कहा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको यह ध्यान रखना है कि उपयोगी पदार्थों को हमारे कोशिका तक लाना और अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना और उसको शरीर से बाहर निकालना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। या फिर बहुत सारे केस में शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं, जैसे खून का जब शुद्धि से शुद्धि की तरफ बढ़ता है तो वहां पर हम लोग उसको बाहर नहीं निकालते हैं। क्या आप समझ गए परिवहन? क्या आप लोग बच्चों समझ गए? बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ सारे बच्चे बताइए, परिवहन आपको समझ में आ गया क्या है? परिवहन समझ में आ गया क्या है? अगर समझ में आ गया है तो सारे बच्चे ना एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया ना, जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दीजिए। सारे बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, और सारे बच्चे जल्दी से क्लास को शेयर करिए। लगभग अभी 609 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। 609 बच्चे अभी तक ऐसे हैं ना जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं।
क्या हो भाई 609 बच्चे को ये क्लास पसंद नहीं आ रही है क्या? सारे बच्चे को पसंद आ रही है ना, तो फिर जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को समझ में आ गया, सारे बच्चे को समझ में आ गया। चलिए, तो परिवहन प्यारे बच्चों समझ गए। अब हम परिवहन की बात करते हैं कि किस किस चीज में परिवहन होता है। क्या पेड़ पौधों में भी परिवहन होता है या फिर सिर्फ जीव जंतुओं में ही परिवहन होता है? अच्छा, आप लोगों से ना हम एक सवाल पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, क्या पेड़ पौधों में परिवहन होता है, हाँ या ना? जल्दी से सारे बच्चे बताइए तो, क्या पेड़ पौधों में परिवहन होता है प्यारे बच्चों, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, सिर्फ यस और नो बताइएगा कि क्या पेड़ पौधों में भी परिवहन होता है। पेड़ पौधा में तो खून नहीं होता है, पेड़ पौधा में तो खून नहीं होता है, तो फिर उसमें क्या परिवहन होगा, होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे बताइए। कुछ बच्चे यस सर लिख रहे हैं और अभी तक नो सर तो देखने के लिए नहीं मिला है। नॉट सर देखने के लिए एक बच्चे का मिल गया भाई, मिल गया एक बच्चे का नो सर भी। तो कुछ बच्चे यस सर लिख रहे हैं और एक आध दो बच्चे ऐसे हैं जो नो सर लिख रहे हैं। अच्छी बात है, दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पक्ष भी होना चाहिए और विपक्ष भी होना चाहिए, ताकि बहस बढ़िया हो, ठीक है ना? अगर बच्चे सारे यस सर लिखते तो हमें लगता कि सारे बच्चों को आता है, लेकिन अगर बच्चे नो सर भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस चीज को भी बहुत अधिक गहराई से समझाने की जरूरत है। और प्यारे बच्चों, अभी हम आपको समझाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। और किसी भी चीज को याद नहीं करना है, हम बार बार बोलते हैं। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जब हमसे बातचीत करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो ये कहते हैं ना कि सर क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं होता है, क्या करें सर? खूब रटते हैं लेकिन याद ही नहीं होता है। गलती आपका सबसे बड़ा यहीं पर है कि आप रटते हैं, ठीक है ना? आपका सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि आप उस चीज को रट रहे हैं, समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। सोचिए ना आप कि आप किसी चीज को समझ जाते हैं तो वो दिमाग से समझते हैं, रटते हैं ना तो वो भी दिमाग से समझते हैं, लेकिन रटा हुआ चीज टिकाऊ नहीं होता है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब क्लास में हम समझाएं तो उस समय समझने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास मत करिए। क्लास में अगर समझने का प्रयास करते हैं तो 100% समझ में आएगा। क्लास के बाद अगर रटने का प्रयास करते हैं तो 1% भी आपको समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग रटिए मत बल्कि समझिए, ठीक है ना? तो ये जो परिवहन है प्यारे बच्चों, ये पेड़ पौधों में भी होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है ना? ये पेड़ पौधों में भी होता है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। और पेड़ पौधों में कैसे होता है? जैसे मान लिया जाए कि हमारे शरीर की अगर बात किया जाए तो शरीर में प्यारे बच्चों क्या होता है? अगर हम अपने मानव शरीर की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर में ना क्या होता है? नस होता है। क्या होता है? नस होता है। नस को बहुत सारे लोग नब्ज भी बोलते हैं, ठीक है ना? नस को बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? नब्ज भी बोलते हैं। और ये नब्ज ना हमारे शरीर में दो प्रकार से पाया जाता है। एक तो होता है धमनी, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा, ठीक है? एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। एक के द्वारा शुद्ध रक्त जाता है और एक के द्वारा अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है ना? ठीक है, हमारे शरीर में क्या है? धमनी और सीरा दो चीज है। तो हमारे शरीर में तो इसके द्वारा परिवहन हो रहा है, धमनी और सीरा के द्वारा परिवहन हो रहा है। जैसे हमारे शरीर में ना, जैसे देख रहे हैं ये वाला नस है कि नहीं है? यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको नस झलकेगा, ठीक है? तो ये नस है प्यारे बच्चों। दो तरीके का नस पाया जाता है। एक तो ये बड़ा कोमल वाला नस देखने के लिए आपको मिल रहा है, जिसमें डॉक्टर साहब सुई देते हैं। डॉक्टर साहब सुई देते हैं ना, इधर से एकदम बांध देते हैं पाइप से और बोलते हैं मुट्ठी बांधिए, और उसके बाद नस एकदम पूरा निकल जाता है। अगर हम नजदीक से आपको दिखाएंगे ना तो हमारा नस आपको ना साफ झलकेगा। देखिए, साफ, एकदम साफ आपको नस झलक रहा है पूरा। ये सब जो है ना प्यारे बच्चों, ये सब नस ही है, ठीक है ना? तो एक तरीके का नस तो ये वाला होता है। एक दूसरे तरीके का भी नस होता है प्यारे बच्चों, जो थोड़ा हार्ड होता है। अगर आप इस तरीके से उंगली को करेंगे ना तो देखिए, यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा हार्ड क्वालिटी का नस है। या फिर ऐसे हाथ को करिए, अगर हाथ को ऐसे करेंगे ना तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला नस, ये वाला नस को देखिए जरा ध्यान से। ये वाला थोड़ा हार्ड टाइप का नस है कि नहीं है? ये अंदर में थोड़ा सा है और ये क्या है जी? थोड़ा सा हार्ड है। दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? आप लोग भी ऐसे ऐसे हाथ को करिएगा ना तो आप लोग को दिखाई पड़ेगा। देखिए ये वाला नस, देखिए अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ये वाला नस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हार्ड टाइप का, ये भी एक प्रकार का नस ही होता है प्यारे बच्चों। और ये दोनों नस जो होते हैं ना, इसमें खून ही जाता है। एक में शुद्ध जाता है और एक में अशुद्ध जाता है। अब आप लोग ये बताइए कि शुद्ध किस में जाता है और अशुद्ध किस में जाता है? हालांकि हम अभी तक आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आपसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि शुद्ध किस में जाता है और अशुद्ध किस में जाता है। बताइए फटाफट से सारे बच्चे बताइए, शुद्ध किस में जाता है और अशुद्ध किस में जाता है?
फटाफट से सारे बच्चे बता दीजिए। हालांकि इस चीज के बारे में ना हम आपको आगे पढ़ाएंगे, और जब आगे पढ़ाएंगे ना प्यारे बच्चों तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। और आपको हम आगे ये पढ़ाएंगे कि ये जो धमनी होता है ना, ये जो धमनी होता है इसमें प्यारे बच्चों शुद्ध रक्त जाता है, धमनी में शुद्ध रक्त जाता है, और ये जो सीरा होता है ना इसमें अशुद्ध रक्त जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त जाता है और सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त जाता है। तो ये दो प्रकार के नस हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और इन्हीं नस के वजह से क्या होता है, परिवहन होता है। तो मानव शरीर के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये नस के द्वारा क्या होता है, परिवहन होता है। लेकिन अगर हम बात करें पेड़ पौधों का, अगर हम बात करें पेड़ पौधों का, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें, अगर हम प्यारे बच्चों बात करें इस पेड़ पौधों का कि पेड़ पौधा में क्या होता है भाई, तो पेड़ पौधा में किसके द्वारा परिवहन होता है। पेड़ पौधा में भी ना दो चीज होता है परिवहन के लिए। पेड़ पौधा में भी जैसे मानव शरीर में दो चीज है ना, धमनी और सीरा, मानव शरीर में भी दो चीज है परिवहन के लिए, धमनी है और सीरा है। उसी तरीके से पेड़ पौधा में भी ना दो चीज होता है। एक तो होता है जाइलम, ध्यान रखिएगा, एक होता है प्यारे बच्चों जाइलम, क्या होता है, जाइलम, और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम, दूसरा होता है फ्लोएम, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूसरा होता है फ्लोएम। तो पेड़ पौधों में भी ना परिवहन के लिए दो चीज होता है, एक तो हो गया जाइलम और दूसरा चीज होता है फ्लोएम। मानव शरीर में भी दो चीज होता है, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। पेड़ पौधे में भी दो चीज होता है परिवहन के लिए, जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले ना हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ लेते हैं कि पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है, और तब जाकर के हम आपको फिर मानव शरीर पर लेकर के आएंगे। अच्छा, पेड़ पौधों को ना मुख्य रूप से दो चीज की जरूरत होती है, पेड़ पौधों को मुख्य रूप से दो चीज की जरूरत होती है। एक तो होता है जल, एक तो होता है प्यारे बच्चों जल, और दूसरा चीज होता है भोजन, ठीक है ना। जिस तरीके से मानव को जीवित रहने के लिए, जिस तरीके से मानव को जीवित रहने के लिए जल और भोजन दो चीज का आवश्यकता है, एक तीसरा चीज भी है वायु, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से ना हम वायु को भी आउट करते हैं, वायु को हम लोग कॉमन मानते हैं, क्योंकि वायु का जरूरत इसको भी है और वायु का जरूरत इसको भी है। यानी कि मानव शरीर को भी वायु का जरूरत है, मानव शरीर कह ले या फिर कोई भी जीव जंतु कह ले, मानव शरीर से ज्यादा बढ़िया होगा प्यारे बच्चों जीव जंतु, ठीक है ना। मानव शरीर कह ले या फिर जीव जंतु कह ले, इसको भी जल, भोजन, पानी, ऑक्सीजन या वायु कह लें, इसका आवश्यकता है। अगर हम पेड़ पौधों के बारे में बात करें तो पेड़ पौधों को भी जरूरत है जल का, जरूरत है भोजन का, जरूरत है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, सब कुछ का जरूरत है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ जल और भोजन के बारे में, कि जल और भोजन का जरूरत पेड़ पौधों को भी होता है, और जल और भोजन का ही परिवहन किया जाता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम, जिस तरीके से धमनी और सीरा क्या है जी, एक नब्ज है, क्या है, नस है, उसी तरीके से जाइलम और फ्लोएम क्या है, जाइलम और फ्लोएम प्यारे बच्चों एक संवहन उत्तक है, संवहन उत्तक। अब संवहन उत्तक क्या होता है आपको हम बताते हैं। ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक संवहन उत्तक है। ये संवहन उत्तक क्या होता है, ध्यान रखिएगा, संवहन, बहन, बहन मतलब क्या होता है, बहन मतलब भाई बहन वाला मत समझ लीजिएगा, भाई बहन वाला बहन नहीं है। देखिए अगर हम लोग भाई बहन वाला बहन लिखते हैं ना तो व का यहाँ पर पेट फाड़ देते हैं, यहाँ पर बीच में ऐसे लिखते हैं बहन। लेकिन अगर हम ओवहन लिख रहे हैं, ओवा ह और न लिख रहे हैं ना, तो इस बहन का मतलब होता है प्यारे बच्चों ढोना, एक जगह से दूसरे जगह पर किसी चीज को ले जाना, ढोना। और ये बहन का मतलब क्या होता है, सिस्टर, ठीक है ना। तो ये बहन और वहन में अंतर है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पर जो लिखे हैं ना समवहन, तो समवहन मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने वाला क्या है, उत्तक है, ध्यान रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला क्या है, संवहन उत्तक है। अच्छा, अब जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है, कार्य के बारे में समझाते हैं। ज से जाइलम होता है और ज से ही जल होता है, ठीक है ना। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, ज से जहाज, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। तो यहां पर ज से जाइलम है और ज से प्यारे बच्चों जल होता है, ध्यान रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल होता है। यानी कि जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, मतलब पेड़ पौधे के हर एक भाग में जल को पहुंचाना, ठीक है ना, पेड़ पौधे के हर एक भाग में जल को पहुंचाना। जैसे अगर पेड़ पौधे के बारे में बात किया जाए तो हम प्यारे बच्चों यहां पर एक पेड़ पौधे का चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक पेड़ पौधे का ना चित्र बना देते हैं, एक इस तरीके से ना पेड़ पौधे का एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम ना एक क्या करते हैं, पेड़ पौधे का ना एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। यहां पर क्या होता है, ये मान लिया जाए कि जड़ है, ठीक है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, जड़ है, ध्यान रखिएगा, ये मान लिया जाए कि जड़ है,
ठीक है ना, ये क्या है जी, जड़ है, ये इसका जड़ हो गया। इधर ना हम इसका डाली निकाल देते हैं, ठीक है, यही हम इसका इधर डाली निकाल दिए और इससे ढेर सारा पत्ता निकाल दिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, इधर भी हम एक डाली निकाल देते हैं, इधर भी हम एक डाली निकाल देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा, एकदम अच्छे तरीके से ना आपको समझ में आएगा, एकदम अच्छे तरीके से ना आप लोग समझ जाएंगे। इसे देखिए, ये क्या हो गया, एक पौधा का हम चित्र बना दिए। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर यहां पर हम गमला ना दें तो अगर हम इसको धरती में लगा देते हैं, यहां पर तो हम गमला दे दिए हैं, लेकिन अगर प्यारे बच्चों हम इसको धरती में अगर लगा दें ना, तो धरती में कुछ इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, गमला से थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा था, अगर हम धरती में लगा दें तो ये धरती में कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है ना, यहां से ये धरती हो जाएगा। अब देखिए, जाइलम और फ्लोएम दोनों चीज इसमें पाया जाएगा। जाइलम का कार्य क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जाइलम का कार्य क्या है, चूंकि इधर पूरा जमीन है और जमीन में नमी का मात्रा होता है, तो ये पेड़ पौधा क्या करेगा ना कि जड़ के द्वारा, और जड़ में भी देखते होंगे ना कि मूलरोम पाया जाता है। मूलरोम मतलब समझते हैं, जड़ में भी ना मूलरोम पाया जाता है। अच्छा, आपको ना हम ऐसा करते हैं, एक जड़ का चित्र दिखाते हैं। एक जड़ के ना बाहर में देखो, बाहर में देखना, तो अगर कोई छोटा पौधा होगा ना तो उसको कबाड़ के लाओ, तो किसी चीज का, ठीक है ना, कोई भी चीज का एक छोटा पौधा होगा तो उसको कबाड़ करके लाओ। ठीक है ना, हम आपको दिखाते हैं। जड़ में प्यारे बच्चों क्या पाए, ये तो इसका जड़ हो गया, ठीक है ना, और जड़ में ये जो छोटे छोटे भाग निकले हुए हैं ना, इसको बोला जाता है मूल रोम। क्या बोला जाता है, मूल रोम बोला जाता है, ठीक है ना। और ये मूल रोम के द्वारा क्या करता है कि जल को धरती के अंदर से खींचता है, मिट्टी में से ना नमी को खींचता है, और नमी को खींच करके क्या करता है कि ये जल को यहां से खींचा, जड़ के द्वारा जल को खींचा, और पूरे भाग में, पेड़ पौधे के पूरे भाग में जल को फैलाने का कार्य कौन किया, जल किया। यानी कि जाइलम जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, जाइलम जो होता है प्यारे बच्चों, जाइलम जो होता है ना, जाइलम, ठीक है ना, और बारिश हो रहा है, जाइलम जो होता है ना वो जल का वहन करता है। ज्यादा तेज पड़ रहा है। तो जाइलम जो होता है ना, वो जाइलम क्या है, जल का वहन करता है। तो ये पेड़ पौधे के नीचे जड़ से ना जल को खींचता है और पेड़ पौधे के पूरे भाग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम। देखिए, ज से जाइलम और ज से जल, तो याद रखने का सिंपल ट्रिक है, जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जाइलम का कार्य क्या है, तो जल का वहन करना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब भोजन को कौन पहुंचाता है, तो भोजन को पहुंचाता है फ्लोएम। भोजन को कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम, भोजन तो जड़ में नहीं बनता है ना, भोजन कहां पर बनता है, पत्ती में बनता है। भोजन तो यहां पर बनता है ना, यहां पर भोजन का निर्माण होता है ना, हर एक पत्ती में भोजन का निर्माण होता है। तो भोजन का निर्माण होता है पत्ती में, और हर एक पत्ती में से पेड़ पौधे के पूरे भाग तक, पत्ती में से ना पेड़ पौधे के पूरे भाग तक। देखिए, एक ना छोटा सा पौधा आपके लिए हम लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों, आपको बस समझाने के लिए। ये छोटा सा पौधा आप लोग देख रहे होंगे, इसके नीचे में ना ये जड़ होता है। देखिए, ये नीचे में ना इसका जड़ है, यहां पर देख रहे हैं ना, ये जड़ है प्यारे बच्चों, और ये पत्ती है। तो जड़ में भी आप लोग देख रहे होंगे ना कि बहुत सारे छोटे छोटे बाल के जैसा ना एक कण दिखाई दे रहा होगा। देखिए, बाल के जैसा ना कण दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, अगर ध्यान से आप लोग देख रहे हैं तो देख रहे हैं ना, बाल के जैसा एकदम छोटा छोटा। जैसे यहां पर आपको और हम नजदीक से दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये वाला देख रहे हैं कितना छोटा, ये सब देख रहे हैं कितना पतला है। इसी को क्या बोला जाता है, मूलरोम बोला जाता है। और इसमें ना जाइलम पाया जाता है, और जाइलम क्या काम करता है, जाइलम क्या कार्य करता है, जैसे देखिए ऐसे ये मिट्टी में रहता है ना, मिट्टी में ऐसे हम लोग पेड़ को लगा करके रखते हैं, तो जाइलम क्या करता है कि नीचे से पानी को खींचा और खींच करके पेड़ पौधे के पूरे भाग में ना पानी को पहुंचा देता है। कौन, पूरे भाग में पानी को कौन पहुंचाता है, जाइलम। अब फ्लोएम के बारे में हम आपको बता रहे थे, फ्लोएम का कार्य क्या है, पत्ती में भोजन बनता है। भोजन कहां बनता है, पत्ती में बनता है। तो पत्ती में जब भोजन बना तो पत्ती के बाद से क्या करता है ना कि पूरे भाग में, ये तना हो गया, ये जड़ हो गया, ठीक है ना, तो पूरे भाग में भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। बताइए, याद हो गया, सारे बच्चों को याद हो गया ना। बड़ा ये पेड़ भी भाग्यशाली था, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, ये पौधा हमेशा के लिए हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और हमेशा के लिए अब ना सेव रहेगा। ठीक है, चलिए
तो प्यारे बच्चों ये फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का वहन करना। ये कार्य क्या है? भोजन का वहन करना। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब जरा हम जाइलम के बारे में एक चीज और आपको बता देते हैं कि जाइलम का जो गति होता है, ध्यान से सुनिएगा, जाइलम का जो गति होता है, अगर हम जाइलम के गति के बारे में बात करें तो अच्छा एक चीज बताइए, अगर प्यारे बच्चों, अगर ये प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर ये जाइलम जल को अगर खींचेगा तो जड़ से खींचेगा, और जड़ से खींचेगा तो ऊपर की ओर लेकर के जाएगा ना। अगर जड़ से खींचेगा तो ऊपर की ओर लेकर के जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है कि जाइलम का जो गति होगा वो नीचे से ऊपर की ओर होगा, क्योंकि जड़ नीचे है, बाकी सब पेड़ पौधा का भाग ऊपर है। तो जल को जब धरती के अंदर से खींचेगा तो नीचे से ऊपर की ओर खींचेगा। यानी कि जाइलम का जो गति होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए, जाइलम का जो गति होता है वो कहां से होता है? जाइलम का जो गति होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो जाइलम का गति है ना वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। नीचे से ऊपर की ओर होता है जाइलम का गति। ठीक है, जाइलम का गति नीचे से ऊपर की ओर होता है। जबकि अगर हम फ्लोएम के बारे में बात करें, ध्यान से सुनिएगा, आपको ना हम हेल्प कर पाएंगे, ठीक है ना। जो भी कमेंट किए हैं ना उनका कमेंट हम पढ़ पा रहे हैं, और आपका हम जरूर हेल्प करेंगे। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा हमसे पर्सनली। ओके, तो जाइलम के बारे में बता रहे थे, अभी थोड़ा क्लास ले रहे हैं, बाद में बात कर लेते हैं। जाइलम के बारे में हम बात कर रहे थे कि जाइलम का जो गति होता है ना वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जाइलम का जड़ नीचे है, तना ऊपर है, तो नीचे से ऊपर की ओर। बाकी फ्लोएम का अगर गति के बारे में बात किया जाए प्यारे बच्चों, फ्लोएम के बारे में अगर बात किया जाए तो फ्लोएम देखिए, अगर चूंकि पत्ती का निर्माण, अगर पत्ती में भोजन का निर्माण हो रहा है, पत्ती में भोजन का निर्माण हो रहा है, तो पत्ती में भोजन का निर्माण हुआ तो वो नीचे की तरफ भी आ सकता है। अगर इस पत्ती में भोजन का निर्माण हुआ है तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस पत्ती की तरफ इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। यानी कि जो फ्लोएम का गति होता है वो चारों तरफ होता है, चारों दिशाओं में होता है। ठीक है ना, चारों दिशाओं में होता है। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा ना। यानी कि जाइलम का जो गति होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम का जो गति होता है वो चारों दिशाओं में होता है। बताइए, सही में सबको याद हो जाएगा? वाह, क्या बात है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पेड़ पौधों में परिवहन। बस इतना ही है पेड़ पौधों में परिवहन। पेड़ पौधों में परिवहन के बारे में ना अब ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, एक चीज के बारे में ना और हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद पढ़ाएंगे। अभी ना फिलहाल हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी ना फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि पहले जाइलम और फ्लोएम के बारे में ना विस्तार से हम आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम आपको बताते हैं। परिवहन तो बता ही दिए। जाइलम और फ्लोएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो जरा जाइलम और फ्लोएम के बारे में ना आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। अगर सर ट्री का पत्ती नहीं हो तो भोजन कैसे बनाएगा? पेड़ पौधे में पत्ती ही भोजन बनता है। अगर सारा पत्ती ही नहीं रहेगा तो मतलब पेड़ सूखा हुआ है। अगर पेड़ पौधा में पत्ती ही नहीं है मतलब पेड़ सूखा हुआ है, पेड़ फिर वो निर्जीव हो गया, फिर वो भोजन कहां से बनाएगा? ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ गया? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जाइलम के बारे में हम पहले आपको बता देते हैं। हालांकि अभी तो हम आपको जाइलम के बारे में पूरा समझा ही दिए कि जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन उत्तक होता है। संवहन उत्तक तो हम आपको बता ही दिए ना। संवहन उत्तक क्या होता है कि संवहन उत्तक क्या कार्य करता है? किसी न किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ढोने का कार्य करता है, ले जाने का कार्य करता है। तो ये हो गया संवहन उत्तक, जिसमें जल और फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का वहन करना। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों कि जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन उत्तक होता है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधों के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। क्योंकि खनिज लवण भी धरती के नीचे से ही प्राप्त होता है, तो जाइलम का कार्य होता है कि जल को तो वहन करना ही, साथ ही साथ खनिज लवण को भी नीचे से ऊपर तक लेकर के जाना। समझ में आ गया ना? खनिज लवण को भी क्या करता है? नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाता है, यानी कि पेड़ पौधे के पूरे भागों में खनिज लवण को भी क्या करता है? पहुंचाता है। तो जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है।
ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के अगर जाइलम के बारे में आ जाना तो बस इतना ही लिखेंगे कि जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन उत्तक होता है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधों के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। जाइलम की कोशिका मृत होती है, यानी कि मृत कोशिका है, जीवित कोशिका नहीं होती है, क्योंकि ये जल का सिर्फ वहन करता है ना, तो इसलिए मृत कोशिका होती है। और फ्लोएम जो होता है ना, ये जीवित कोशिका होता है। तो कोशिका मृत होती है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जल जो होता है वो जमीन के अंदर से ग्रहण करता है, तो अंदर से ग्रहण करके ऊपर तक लेकर के जाता है, तो इसलिए क्या होता है, नीचे से ऊपर की गति होता है। अगर फ्लोएम के बारे में बात करें तो फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन उत्तक होता है, ठीक है ना। ये भी संवहन उत्तक है और ये भी संवहन उत्तक है, दोनों का कार्य वहन करना ही है, दोनों का कार्य कुछ ना कुछ ढोना ही है। तो फ्लोएम का भी कार्य है संवहन करना और जाइलम का भी कार्य है वहन करना। तो फ्लोएम भी एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला क्या संवहन उत्तक है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाना होता है। जिसका प्रमुख कार्य क्या है, भोजन पहुंचाना। जाइलम का कार्य था जल पहुंचाना, फ्लोएम का कार्य है भोजन पहुंचाना। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है और फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है, क्योंकि भोजन कहां पर बनता है प्यारे बच्चों, भोजन बनता है पेड़ पौधों में ना, पेड़ पौधों के पत्तियों में, तो ये सभी दिशा में जाता है, चारों दिशा में की ओर क्या करता है, ये भटकता है, ठीक है ना। और आप लोग इस पत्ती को देख रहे होंगे, ये जो पत्ती है ना, इस पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, महीन महीन, इसको स्टोमेटा बोला जाता है। तो यहां से क्या होता है प्यारे बच्चों कि भोजन का निर्माण होता है, पत्तियों से क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में सारे बच्चे एकदम क्लियर तरीके से समझ गए, बताइए। सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे बताइए फटाफट से, समझ गए ना सारे बच्चे, वाह क्या बात है। हाँ, जल्दी से बताइए सारे बच्चे समझ गए, यस सर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, अब अगर सारे बच्चे समझ गए हैं, हाँ सर तो लिख ही रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा भी है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एक चीज का। जाहिर सी बात है कि ये जल जमीन के अंदर से लेकर के ना ऊपर की ओर लेकर के जा रहा है। अगर हम इस पेड़ को क्या कहिए, धरती पर से तो हम उखाड़ लिए हैं, ठीक है ना। अब हम इस पेड़ को धरती पर से उखाड़ लिए हैं। अब ये पेड़ है ना ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं जीवित रह पाएगा, क्यों नहीं जीवित रह पाएगा, क्योंकि हम इस पेड़ को जमीन के अंदर से उखाड़ लिए हैं। अब इसको पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। जल जितना इसके अंदर अभी है तब तक ये हरा भरा लगेगा, जल जैसे ही खत्म हो जाएगा इसके अंदर सूख जाएगा ये। तो आप हमें ये बताइए कि ये धूप में भी हरा भरा रहता है, क्यों भाई, धूप में तो इसको सूख जाना चाहिए। हम लोग कपड़ा को भिगो करके डाल देते हैं धूप में, कपड़ा तुरंत सूख जाता है, कपड़ा से तो कम ही पानी है ना इसमें। तो बताइए कि ये क्यों नहीं सूखता है, आपको पता है क्यों नहीं सूखता है। देखिए थोड़ा नजदीक आकर के बताते हैं, आज थोड़ा ना नजदीक आकर के पढ़ाने का मन है। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि ये ऐसे धरती के अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो यहां से ना बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, मतलब इसके अंदर जो पानी है ना वो वाष्प बनकर के वायुमंडल में चला जाता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से पानी वायुमंडल में जाता है ना, तो जाइलम क्या करता है, फिर से जड़ से ना नीचे से पानी खींच करके पत्ती तक पहुंचा देता है। यानी कि जाइलम जो है वो नीचे से पानी खींचते रहता है और यहां तक लाते रहता है, और बाष्पोत्सर्जन क्रिया इसका होते रहता है। यानी कि पानी जो है ना वो वाष्प बनकर के उड़ते भी रहता है। अगर मान लिया जाए कि ये बाष्पोत्सर्जन क्रिया कर रहा है और पानी इसको नीचे से मिले ही ना, तो ये तो सूख जाएगा। तो कुल मिलाकर के होता ये है कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया पेड़ पौधों में होता है, लेकिन जाइलम क्या करता है, पेड़ पौधे को सूखने नहीं देता है, क्योंकि पानी को खींचते जाता है। जितना बाष्प बनकर के पानी उड़ता है ना उतना खींच लेता है नीचे से ये, ठीक है ना। और कौन पौधा कितना पानी खींचता है ये सब कुछ हम आपको अभी बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अब जाइलम और फ्लोएम अगर आप समझ गए हैं ना, तो अब हम आपको बता देते हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम अगर आप लोग समझ गए हैं तो ऐसा करते हैं ना कि बाष्पोत्सर्जन के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, पहले हम आपको जाइलम और फ्लोएम में अंतर बता देते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, ठीक है ना। देखिए कितना आप लोग सुधरे हुए इंसान हैं। अगर हम एक ये जंगल वाला कोई पौधा है, पता नहीं ये जंगल का कौन सा पौधा हमें भी पहचान में नहीं आ रहा है, एक बच्चे लिख रहे हैं ना कि सर इस पौधे को आप सर उखाड़ लिए अब क्या होगा सर। प्यारे बच्चों अगर इतना ही चिंता है ना तो आप 10 पौधे लगा दीजिए ना। हम आपको तो बार बार बोलते हैं कि आप पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है ना। ये तो जंगल है जी, किसी चीज का झाड़ जंगल है, पता नहीं किस चीज का ये पौधा है, हमें तो पहचान में नहीं आ रहा है। लेकिन आप क्या करें,
पेड़ पौधे लगाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाइए। क्यों पेड़ पौधा लगाना चाहिए आपको अच्छे से पता है, क्योंकि पेड़ पौधे के कारण आज हम जीवित हैं। आज अगर मानसून आ गया है, खाली पेपर में देखने के, न्यूज में देखने के लिए मिलता है बिहार में मानसून आ गया है, लेकिन पनिया कहां पड़ रहा है, पानी तो पड़ नहीं रहा है, समझ गए ना। तो ये सब पेड़ पौधों के कारण हो रहा है। आप लोग पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाइए। चलिए अब जाइलम और फ्लोएम में हम लोग अंतर देख लेते हैं, और ये मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। समझ गए ना कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो ध्यान से सुनिए। जाइलम, पहला चीज तो हम परिभाषा ही लिख देंगे कि यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है जल का वहन करना, यानी कि जल को पेड़ पौधों के हर एक भागों तक पहुंचाना। जाइलम का कार्य होता है जल को हर एक भाग तक पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का कार्य होता, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो फ्लोएम में हम लोग लिखेंगे कि यह भी एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है, जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है, ठीक है। इसका कार्य जल पहुंचाना होता है, इसका कार्य भोजन पहुंचाना होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बताए हैं कि जाइलम की कोशिका मृत होती है। अभी हम आपको बताए हैं कि जाइलम की जो कोशिका होती है ना, वो मृत कोशिका होती है, जबकि फ्लोएम की जो कोशिका होती है वो जीवित कोशिका होती है, ठीक है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। तीसरा, जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है। जाइलम का दाब क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि फ्लोएम का दाब क्या होता है, धनात्मक होता है। याद रखिएगा, जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, जबकि फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। चौथा, जाइलम के उत्तक को दारू कहा जाता है। अब दारू पीने वाला मत समझ लीजिएगा कि शराब, समझ गए ना। जाइलम का जो उत्तक होता है ना, उसको दारू कहा जाता है, बस नाम है दारू। अभी मत पूछ दीजिएगा कि सर दारू ही क्यों कहा जाता है, ये मत पूछिएगा आप, ठीक है ना, क्योंकि उसके नाम, उसके उत्तक को दारू कहा जाता है, जबकि फ्लोएम के उत्तक को वाष्ट कहा जाता है। फ्लोएम के उत्तक को क्या कहा जाता है, वाष्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। अभी हम आपको बताए ना कि पेड़ पौधों में जाइलम का कार्य होता है नीचे से ऊपर जल को लेकर के जाना, इसलिए गति जो होता है ना वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, जबकि फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। तो बताइए जाइलम और फ्लोएम में अब आप लोग को कोई डाउट तो नहीं है? सारे बच्चे बता दीजिए जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी से ना सारे बच्चे बता दीजिए। अब कोई दिक्कत तो नहीं ना है प्यारे बच्चों आप लोगों को? फटाफट से सारे बच्चे बताइए, अब कोई दिक्कत आप लोगों को तो नहीं ना है? सारे बच्चे बताइए जल्दी जल्दी से, अब कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं होना चाहिए। हमें तो नहीं लगता है कि अब आप लोग को कोई दिक्कत होगा जाइलम और फ्लोएम में। कोई दिक्कत नहीं है सर, जाइलम और फ्लोएम अब समझ गए। तो जब जाइलम और फ्लोएम समझ गए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर ये पूछा जाता है, जब ये समझ गए तो अब प्यारे बच्चों हम आगे लेकर के चलते हैं और अब बताते हैं हम आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, अभी हम आपको क्या बताए कि जब इस पौधे पर ना सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसके पत्तियों से ना, इसके पत्तियों में जो नमी है, इसके पत्तियों में जो जल है वो वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाएगा, वो वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाएगा। लेकिन जितना वाष्प बनेगा, जितना जल इसके इससे बाहर निकलेगा, फिर से जाइलम क्या करेगा, जड़ से खींच करके और पानी को ऊपर ले आएगा, ठीक है ना। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्र यानी कि अस्टोमेटा, इसके अंदर अभी हम आपको बताए ना, अगर आप गौर से देखेंगे तो पत्ती के अंदर में ना अस्टोमेटा, अगर आप गौर से देखेंगे ना तो देखिए पत्ती के ना इधर इधर भाग में आपको महीन महीन छिद्र दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप से देखने पर ज्यादा स्पष्ट पता चलता है, ऐसे आपको कैमरे में नहीं पता चलेगा। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का यानी कि जो रंध्र होता है, अस्टोमेटा होता है, उसके द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी कि पेड़ पौधों के पत्ती वाले भाग से ना जो अस्टोमेटा होता है, वहां से जल क्या होता है, वाष्प बनकर के वायुमंडल में चला जाता है, और जो जल वाष्प बनकर के वायुमंडल में जाता है ना, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में ही होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र या अस्टोमेटा कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया अगर कोई आपसे पूछ देगा कि बताओ जड़ से होता है क्या, आप बोलेंगे कि नहीं सर जड़ से तो नहीं होता है। तना से होता है क्या? नहीं सर नहीं होता है, हल्का फल्का होता है लेकिन ज्यादातर नहीं होता है। मुख्य रूप से जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है ना, वो होता है पत्तियों से। कहां से? पत्तियों से, क्योंकि पत्तियों में अस्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, इसलिए पत्तियों से ना वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज्यादा होता है। अच्छा अब देखिएगा जरा ध्यान से,
पौधों के जड़ से चोटी तक लगातार जल की धारा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती रहती है। अभी हम आपको क्या बताए कि पत्तियों की पेड़ पौधों में ना ये जड़ हो गया प्यारे बच्चों, जड़ से लेकर के ये जड़ हो गया, जड़ से लेकर के और पत्ती तक हमेशा जल का गमन होते रहता है। हमेशा जल जो है ना वो नीचे से ऊपर की ओर जाते रहता है और खनिज लवण को भी अवशोषित करते रहता है। इसके अलावा ये पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। बाष्पोत्सर्जन के कारण ही क्या होता है, टेम्परेचर इसका मेंटेन रहता है, नहीं तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर एक किसी चीज को हम धूप में रख देते हैं ना वो एकदम गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इस पौधे को ना कितना भी आप धूप में जाकर के पकड़ेंगे ना तो आपको ठंडा लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि इसमें जो गर्म जल हुआ वो तो बाष्प बनकर के उड़ गया, जो गर्म जो जल गर्म हुआ वो वाष्प बनकर के उड़ गया और पुनः ठंडा जल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ गया जाइलम के द्वारा। ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, अब आप पूछेंगे ये कि सर कितना पानी ये डेली खींचता होगा। सर आपके मन में ख्याल आता है ना कि सर ये कितना पानी खींचता होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, दिन भर में कितना वाष्प बनता होगा। सर आपके मन में तो सवाल उठता होगा कि सर अगर एक बड़ा पौधा ले लें तो कितना खींचता है पानी, अगर एक मकई का पौधा ले लें, अगर एक सेव का पौधा ले लें तो कितना पानी खींचता है। तो इस पर ना एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। मकई का पौधा आप लोग देखे होंगे, मकई जिसको हम लोग खाते हैं, भुट्टा बोलते हैं। तो मकई का जो पौधा होता है ना, एक दिन में प्यारे बच्चों 3 से 4 लीटर पानी क्या करता है, वाष्प बना करके उड़ा देता है। 3 से 4 लीटर पानी ना वाष्प बन करके उड़ जाता है एक मकई के पौधे से। सोचिए सूर्य का प्रकाश कितना ज्यादा पानी खींचता है बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। एक मकई के पौधे से उतना लीटर पानी को वो सोख लेता है। सोचिए आप, अगर एक खेत में 1000 अगर मकई का पौधा लगा हुआ है तो सोचिए कि 3-4 हजार लीटर पानी तो डेली सूख रहा है उस धरती के नीचे से। समझ गए बात को। और वही जब धरती के नीचे पानी जब सूखना शुरू हो जाता है, जब नमी का मात्रा भागता है तो पेड़ पौधा भी सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं आएगा तो पेड़ पौधा सूखबे ना करेगा। तो इसलिए समय समय पर हम लोग क्या करते हैं, सींचते हैं, पेड़ पौधे को पटाते हैं। समझ गए ना। तो एक मकई का पौधा जो है वो प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी ना बाष्पोत्सर्जित कर देता है, मतलब बाष्प बन करके उड़ा देता है। अगर एक सेव के पौधा के बारे में बात करें तो सेव का पौधा डेली 10 से 20 लीटर पानी को निष्कासित करता है। एक सेव का पौधा, समझ गए ना, एक सेव का पौधा डेली 10 से 20 लीटर पानी को ना वाष्प बना करके उड़ा देता है। सोचिए कितना ज्यादा पानी का खपत करता है सेव का पौधा। 10 से 20 लीटर पानी का क्या करता है, खपत करता है एक दिन में। ठीक है ना। अच्छा, अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों कि एक पौधा जो होता है, जैसे मान लिया जाए ना एक पौधा होता है, मान लिया जाए कि ये एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, मान लिया जाए यह एक पौधा है। इसका वजन अगर हम तौलते हैं ना प्यारे बच्चों तो 10 ग्राम होता है। ठीक है ना, इसका वजन अगर हम तौलते हैं चाहे 50 ग्राम होता है। ठीक है ना, सोचिएगा जरा ध्यान से, ये क्या है जी, एक पौधा है और इसका वजन हम अगर तौलते हैं ना तो कितना होता है, इस पौधा का वजन, पौधा का वजन, अगर इस पौधा का वजन मान लिया जाए कि 10 ग्राम है या फिर 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है ना, 100 ग्राम है। अच्छा, 100 ग्राम ये पौधा का वजन है। अगर दिन भर इसको हम धूप में छोड़ देंगे, अगर दिन भर ये धूप में ऐसे ही खड़ा रहेगा तो कितना पानी का ये निष्कासन कर लेगा। ये तो आपको बता दिए कि मकई का पौधा रहेगा तो 3 से 4 लीटर कर लेगा, सेव का पौधा रहेगा तो 10 से 20 लीटर कर लेगा। लेकिन अगर इस पौधा का वजन 100 ग्राम है तो ये 1 घंटा में ना 100 ग्राम पानी को वाष्प बना देगा। यानी कि अपने वजन जितना पानी को वाष्प बनाकर उड़ाने में इसको लगभग 1 घंटा का समय लगता है। कोई भी पेड़ पौधा ले लीजिए, अपने वजन जितना पानी वो 1 घंटे में उड़ा देता है। ठीक है ना, यहां पर हम साफ तौर से भी लिख दिए हैं कि अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 1 घंटे से भी कम समय में निकाल लेता है। मतलब जितना वजन पेड़ पौधे का है, अपने वजन जितना पानी वो 1 घंटे से कम समय में ना वाष्प बना करके उड़ा देता है। और अगर एक पेड़ पौधा अपने पूरे जीवन काल में कितना पानी को वाष्प बना करके उड़ाता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। ये भी सोचने वाली बात है ना कि एक पेड़ पौधा अपने पूरे जीवन काल में, जितना दिन वो पेड़ पौधा हरा भरा रहा, तो अपने पूरे जीवन काल में ध्यान रखिएगा अपने भार के करीब 100 गुना ज्यादा जल को वाष्पोत्सर्जित कर देता है। जितना वजन पौधा का है, जितना वजन पेड़ का है, तो अपने पूरे जीवन काल में उसका 100 गुना पानी को क्या करेगा, वाष्प बना करके उड़ा देगा। जैसे मान लिया जाए कि एक कोई पौधा ले लिए प्यारे बच्चों, एक पौधा ले लीजिए, जैसे सेब का पौधा हम ले लिए, ठीक है ना, आम का पौधा हम ले लिए, आम का पौधा, ठीक है ना, आम का एक पौधा ले लिए।
आम का एक पेड़ ले लिए, ठीक है ना। आम का पेड़ मान लिया जाए कि जब बड़ा हुआ, छोटा से बड़ा हुआ, तो इसका वजन, औसत वजन अगर मान लिया जाए कि 500 किलो है, ठीक है ना। 500 किलो वजन है इस पूरे पेड़ का। तो ये 500 किलो वजन है प्यारे बच्चों। तो जानते हैं अपने पूरे जीवन काल में ये आम का पौधा जो है ना, इतना लीटर पानी का खपत कर देगा। 500 गुने 100 कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, 5 पर 4 शून्य दे दीजिए, 50,000 लीटर पानी का ये क्या कर देगा, अपने पूरे जीवन काल में ना खपत कर देगा। अपने पूरे जीवन काल में ये 50,000 लीटर पानी का खपत कर देगा। ये सब चीज ना आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा प्यारे बच्चों, और आपको बहुत कम लोग बता भी पाएंगे। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मकई का पौधा एक दिन में कितना पानी को वाष्प बनाता है, कोई नहीं बता पाएगा। सेव का पौधा कोई नहीं बता पाएगा। पूरे जीवन काल में एक पेड़ पौधा कितना लीटर पानी का खपत करता है, तो अपने से 100 गुना ज्यादा, अपने वजन से 100 गुना ज्यादा। ये बात को आपको कोई नहीं बता पाएगा। ये सब ना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बाष्पोत्सर्जन भी आप लोग समझ गए कि बाष्पोत्सर्जन क्या होता है। पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा बाष्प के रूप में निष्कासन की जो क्रिया होती है वो बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। बताइए यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया? सारे बच्चे बताइए समझ में आ गया? अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है कि सर सबसे ज्यादा, ये भी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा पानी कौन सोखता है, कौन सा पौधा। अगर हम आपसे पूछ दें कि सबसे ज्यादा जमीन के अंदर से, सबसे ज्यादा पानी जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर से कौन सा पेड़, कौन अंदर से कौन सा पेड़, कौन सा पेड़ सूखता है, बताइए तो। कौन सा ऐसा पेड़ है जो जमीन के अंदर से सबसे ज्यादा पानी सूखता है? ये जीके का भी सवाल बन जाएगा, बताइए फटाफट से। ये जीके का भी सवाल बन जाएगा कि कौन सा पेड़ है जो सबसे ज्यादा पानी को सोखता है। बताइए, एक दिन में सबसे ज्यादा पानी को खींचता है, कौन सा वो पेड़ कौन सा है प्यारे बच्चों? देखते हैं आप लोग सही बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। पीपल नहीं होगा जी, बरगद नहीं होगा, नीम नहीं होगा, केला भी नहीं होगा, एप्पल भी नहीं होगा। हमें नहीं लगता है कि कोई बच्चे बता पाएंगे। हमें नहीं लगता है कि कोई बच्चे बता पाएंगे। हमें नहीं लगता है कि कोई बच्चे बता पाएंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं सबसे ज्यादा पानी को सोखने वाला अगर कोई पेड़ है तो वो प्यारे बच्चों है लिप्टस, ठीक है ना। लिप्टस, लिप्टस का पेड़ पौधा कह लीजिए। लिप्टस का पौधा सबसे ज्यादा पानी को सोखता है, जमीन के अंदर से सबसे ज्यादा पानी को सोखता है लिप्टस का पौधा, समझ गए ना। तो ये जीके का भी सवाल है, आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रहेगा ना। चलिए, ये जीके का भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। बताइए, हाँ सारे बच्चे समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा पानी जमीन के अंदर से कौन सा पेड़ सूखता है, ये सब आप लोग पता कर लिए ना, ये सब आप लोग पता कर लिए। चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब आगे बढ़ें। सारे बच्चे को समझ में आ गया? कमेंट करिए जल्दी से, आप लोग के कमेंट का इंतजार रहता है हमें। कमेंट करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे कमेंट करिए। समझ गए ना? बाष्पोत्सर्जन तक सारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दिए, परिवहन बता दिए, जाइलम फ्लोएम बता दिए, बाष्पोत्सर्जन बता दिए। तो कुल मिलाकर के ना आज जो है वो पेड़ पौधों में परिवहन समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे जंतुओं में परिवहन। पेड़ पौधों में परिवहन बस इतना ही पढ़ना था जो कि हम आपको बता दिए। अब जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में किस तरीके से परिवहन होता है यह बता दिए। पेड़ पौधों में परिवहन के लिए तो हम भाई पौधे लेकर के आ गए। अब जंतुओं में परिवहन के लिए हम क्या लेकर के आएंगे? किसी का शरीर लेकर के आ जाएंगे, आपको बता देंगे, ठीक है ना। हाँ, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस आप लोग देखे होंगे, संजय दत्त का एक फिल्म है जिसमें ऑपरेशन करने के लिए ना एक बॉडी का जरूरत पड़ता है, जिंदा आदमी को उठा करके ले आता है, कहता है कि लीजिए बॉडी लेकर के आ गए, चिड़िए फाड़िए इसको, ठीक है ना। तो वैसे ही
पेड़ पौधे के बारे में तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया, और हमें नहीं लगता है कि पेड़ पौधों से संबंधित परिवहन आप लोग कभी भूल पाएंगे, कभी नहीं ना कोई दिक्कत होगा। पेड़ पौधों में अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा, सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब प्यारे बच्चों, जंतुओं में परिवहन के बारे में आप लोग पढ़ने के लिए अगली क्लास से तैयार हो जाइए। और जंतुओं के बारे में परिवहन जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे खून क्या है, रक्त जिसको बोलते हैं लसिका क्या है, हेमोग्लोबिन क्या है, किस तरीके से खून छाना जाता है, ये सब कुछ पढ़ाएंगे। किडनी कैसे काम करता है, ये सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। किडनी हालांकि उत्सर्जन में पढ़ना है, उत्सर्जन चैप्टर में पढ़ना है। तो ये सब कुछ प्यारे बच्चों हम आपको बहुत जल्द अब पढ़ाने वाले हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके तो आप लोग जरूर बताएंगे ही, ठीक है ना। क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, हम अपने तरीका से कोशिश किए हैं कि एकदम 100% बेहतरीन तरीके से समझाएं। तो आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना। और अगर क्लास बढ़िया लगा हो तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सारे बच्चे लाइक वाला बटमिया को दबा दीजिए ताकि लाइक हो जाए, ठीक है ना। लाइक वाला बटन दबाइए ताकि लाइक हो जाए। और उसके बाद प्यारे बच्चों शेयर जो बच्चे अभी तक नहीं किए ना, एक बार कम से कम हमारे लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए खूब मेहनत करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, एकदम सारे बच्चे समझ गए होंगे, किसी भी तरीके से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। बाष्पोत्सर्जन पढ़ा दिए, जाइलम फ्लोएम में अंतर पढ़ा दिए, जाइलम और फ्लोएम क्या है ये पढ़ा दिए, और अच्छे तरीके से हम आपको चित्र बना करके समझा दिए। उसके अलावा हम आपको परिवहन क्या है ये बता दिए। तो कुल मिलाकर के ना आपको सब कुछ समझ में आ गया। और साथ ही जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी जितने भी लाइव क्लास होते हैं सब प्यारे बच्चों इसी टॉपर बैच में पढ़ाया जाता है। हमारा फुल सिलेबस इसी टॉपर बैच में चलता है, फुल सिलेबस हमारा इसी टॉपर बैच में चलता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए, सारे बच्चे समझ गए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर 2023 के टॉपर को ना आप फोन नहीं दिए थे। हम फिर से यहाँ पर ना एक दोहा बताना चाहेंगे कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हम पहले भी एक बार चर्चा कर दिए थे। तो प्यारे बच्चों चिंता मत करिए, हमें किसी को प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने टॉपर बना दिया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है, समझ गए ना। तो प्रमाण दिखाने की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, समझ गए ना। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि हम क्या किए क्या नहीं किए, ये सब जब तक सही था जब तक हम साथ थे, ठीक है ना। और झूठा बोलने के लिए तो लांछन कोई भी लगा सकता है, तो हम उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहते हैं। हम जैसे भी हैं ठीक हैं, हमारे बच्चे हमें जैसे भी पसंद करते हैं, अच्छे पसंद करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए भी ना बहुत जल्द इनाम का घोषणा किया जाएगा। और ये इनाम का घोषणा ना हम लाइव आकर के करते हैं, वीडियो में आकर के करते हैं, कोई नुका छिपा करके हम नहीं करते हैं कि हम बाद में मुंह कर जाएं, समझ गए ना। पिछले साल भी जब हम घोषणा किए थे तो लाइव आकर के किए थे, और वो वीडियो अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पर है। और इस बार भी हम आप लोगों को जब इनाम का घोषणा करेंगे ना तो लाइव आकर के करेंगे, रिकॉर्ड रहेगा, वीडियो का ना रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, समझ गए ना। वीडियो का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। और प्यारे बच्चों अनेक तरीके से आपके पास वो सबूत रहेगा कि नहीं, अगर हम मेहनत करते हैं, टॉपर बनते हैं, तो हमें प्राइज मिलेगा। और बहुत जल्द घोषणा किया जाएगा प्राइज का भी, और लाखों में घोषणा किया जाएगा प्यारे बच्चों, लाखों में हम घोषणा करते हैं, क्योंकि और वो लाख एक बच्चे के लिए नहीं होते बल्कि बहुत सारे बच्चों के लिए होते हैं। तो हम लाखों में घोषणा करेंगे और आप लोगों को इनाम मिलेगा जो बच्चे 2024 में टॉपर बनेंगे, ठीक है ना। टॉपर बनेंगे, टॉप 10 में आएंगे, टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बच्चे आएंगे ना उनको जरूर हमारे तरफ से इनाम दिया जाएगा, ठीक है ना। और तो सारे बच्चे को हम यही कहेंगे कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं भाई जुड़ जाइए, क्योंकि अगर यहां से टॉपर बनते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, लाखों का इनाम मिलेगा। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा इस टॉपर बैच में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर ना मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।